बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम रियासत में खुश आमदीद कहते हैं। आज दो अहम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, उनमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो तफसीली फ़ैसला है जो उन्होंने PDM की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने की सूरत में, और जब साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और उन्होंने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को यानी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि ये एक बैरूनी साजिश हुई है जिसमें हमारे लोग भी इस्तेमाल हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि उस पर सो मोटो नोटिस लिया था, उसका फ़ैसला दिया था कि वो एक गैर आइनी फ़ैसला था। आज तफसील से 86 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फ़ैसला आया है और इसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख़ुद तहरीर किया है, जिसमें तफसील से इस बात का जिक्र किया गया है कि साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी और उस पर जो उठाए गए ज़ाहिर है इक़दामात थे, वो तमाम के तमाम गैर आइनी थे। इसके साथ साथ इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फ़ैसले ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के उस बयानिए को दफन कर दिया है जिसमें वो बार बार ये कहते रहे कि एक साजिश हुई है और साजिश की बुनियाद पर उनकी हुकूमत को हटाया गया है। बाहर से साजिश हुई, हमारे सियासतदान इस्तेमाल हुए और उन्हें उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तफसीली फ़ैसले में ये करार दिया है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद थी, ये एक आइनी और कानूनी मामला था और ये आइनी और कानूनी तौर से ही पेश की गई थी, लिहाजा इसका जो मुस्तरद किए जाना या इसको ख़त्म किया जाना, ये एक गैर आइनी इक़दाम था। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा कि ये जो तारीख़ साज तफसीली फ़ैसला आया है, इसने इमरान खान की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। मरियम नवाज़ शरीफ कहती हैं कि जिन्होंने भी आइन शिकनी की है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये तो वो अहम ख़बर थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की बुनियाद पर थी, लेकिन दूसरी जानिब IMF के साथ भी हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा हो गया है। काफ़ी दिनों से इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मुनासिब और अच्छी ख़बर है कि ये मुआहदा हो गया है। IMF के साथ जब मुआहदा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी मईशत आगे बढ़ती है और बाकी जो एक बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो भी आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ दोस्त ममालिक भी थे, उनकी तरफ से भी पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी थी, लेकिन उनकी नज़रें में ही पाकिस्तान और IMF के मुआहदे के हवाले से थीं। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक और जो ख़बर है, अहम ख़बर, वो ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, उनमें कमी हुई है और अब मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि इसका जो असर है इसको पास ऑन किया जाए, इसका फ़ायदा जो है अवाम तक पहुँचाया जाए। ऐन मुमकिन है कि आज वो कौम से ख़िताब करके इसका ऐलान भी करेंगे, क्योंकि जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना को मौसूल हो गई है। मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। तो अब पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार जनाब अज़ीम चौधरी। अज़ीम चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मईशत पर बात करने के लिए जनाब आमिर ज़फ़र दुरानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ गवर्नर पंजाब जनाब रफ़ीक रिजवाना साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सदर भी रहे सुप्रीम कोर्ट बार के जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। सेनेटर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। रफ़ीक रिजवाना साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया है, मेरे ख्याल में अब इस फ़ैसले के बाद ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान और उनकी जो क़यादत है, अब वो इस हवाले से को बात करना ख़त्म कर देंगे आपके ख्याल में, क्योंकि अब तो ये मामला एक तरह से ठप ही हो गया है। शुक्रिया जनाब। बात यह है कि ये तो काफी अरसे से जो बैलेंस व्यू वाले लोग थे यही कह रहे थे कि ये साइफर का एक बहाना है और अदम एतमाद की तहरीक जो है उन लोगों की सपोर्ट से चली जो इनकी बैसाखी बने हुए थे, उन इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा और आर्टिकल 95 के तहत ये अदम एतमाद हो गया। अब देखना यह है कि साइफर का जो एक ड्रामा रचाया गया वो अपने अंजाम को पहुंच गया। ठीक है जी, हर बात पे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले और जो कुछ वो
उस दौरान जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, सब ने देखा भी सही और सुना भी सही। अब बात यह है कि इस फैसले के बाद मैं नहीं समझता कि सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर पीटीआई के बयानिए को जो है ना अब कोई बंदा ना सुन सकता है, ना कबूल कर सकता है, और ना ही उसके बारे में उनकी मर्जी के मुताबिक राय रख सकता है। मगर अफसोस ये है कि इसके बावजूद भी उसको जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि इस्लाह नहीं करनी और जिस जिद पे खड़े हैं उसी पे खड़े हैं, किसी इदारे पे इनका एतमाद नहीं है, अफसोसनाक है। फैसला आ गया है, आप कहें कि ठीक है हमें इससे इख्तलाफ है मगर हम इसको मनोवन तस्लीम करते हैं। आर्टिकल 6 पर अगर बात करनी है तो करें कि ये ऐसी बात नहीं है। हमारी नज़र में वो साइफर जो है उसका वजन था, सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि उसके बारे में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे उसकी तस्दीक हो सके, तो इस पर बात खत्म हो सकती है। आगे पाकिस्तान को मिलकर चलाएं। जी ठीक। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप ज़रा कानूनी नुकात के हवाले से भी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि अब मामला तो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब बिल्कुल साफ साफ कह दिया है अपने तफसीली फ़ैसले में कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई और ये जो कुछ भी इन्होंने किया है वो तमाम के तमाम इक़दामात गैर आइनी और गैर कानूनी थे। यानी वो रूलिंग जो साबिक डिप्टी स्पीकर ने दी, फिर उसके नतीजे में जो इक़दामात हुए, उसके बाद असम्बलियों की तहलील, ये मामला यानी साबिक वज़ीर आज़म, साबिक डिप्टी स्पीकर से शुरू होके साबिक वज़ीर आज़म और फिर सदर मुमलिकत तक भी जा रहा है। इस मामले को अगर आप किसी और मुल्क में ले जाएं और किसी और स्पीकर ने यह हरकत की होती और उसके ऊपर जो है ना उस हरकत के नतीजे में जो है ना वो दूसरी बात जो साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने की वो किसी और मुल्क में हुई होती और मौजूदा सदर साहब ने उसके नतीजे में जो हरकत की थी वो भी किसी और मुल्क में होती, तो ये अब तक पॉलिटिक्स छोड़ गए होते और रिजाइन कर चुके होते सदर साहब भी। तो ये तो हमारा अपना प्यारा वतन पाकिस्तान है कि जिसमें जो है ना वो लोग जो है ना बड़ी निडाई से इस तरह की बातों को डिफेंड करते हैं और उनको इस मामले में कोई भी जो है ना वो कोई हेजिटेट नहीं करते जब उनको ये डिफेंड करना होता है, और बड़ा एक अजीब सा उनका जो है ना वो होता है। किसी भी प्रूडेंट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, साजिश के जो इनका नैरेटिव था। क्यों नहीं किया था? इसलिए कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते तो ये खुद जो है ना उसके ऊपर जो है ना ये खामोश बैठे रहे। तो वो जो इनका जो ये नैरेटिव था ये बजाते खुद जो है लैशेस का शिकार था, यानी गाफलत का शिकार था। अगर वो दुरुस्त था भी, अगर इतनी बड़ी साजिश थी जिसके नतीजे में एक गवर्नमेंट को घर जाना हो सकता था या अल्टीमेटली जाना पड़ा, तो 3-4 हफ्ते अगर कोई गवर्नमेंट जो कि उसकी वुड भी अफेक्टी हो सकती थी उस वक्त या अल्टीमेटली अफेक्टी है, तो उसको उसके बाद 3-4 हफ्ते कोई सेन आदमी ये समझ सकता है कि उसके बाद कोई उस पर खामोश बैठा गया। तो ये अचानक जो है ना उनको एक जलसे में ख्याल आया और जलसे में उनकी जेब से कागज निकल आया और वो लहरा के वो उसको बताना शुरू कर दिया। और उसके साथ ही जो है ना फिर उस वक्त के मिनिस्टर साहब ने, ठीक, अजीम चौधरी साहब जी कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो टेक्निकल मसला है आपकी आवाज़ का, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। अजीम चौधरी साहब, ये सारी सूरत हाल अब आपके सामने है। अब आप समझते हैं कि इमरान खान को चाहिए कि अब इस बात को तो कम से कम छोड़ दे। आज वो फिर तकरीर में कह रहे थे कि नहीं जी, वो मैंने तो साइफर भेजा था, तो आपको नहीं चाहिए था कि आप इस पर तहकीकात कर लेते। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब बहुत कुछ कहते हैं और अगर उनके कहे को यकीन कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान आसमान पर और आसमान ज़मीन पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा किया नहीं जा सकता। आप मुझे अगर इजाज़त दीजिए तो मैं माजी में थोड़ा सा आपको ले चलूँ, कुछ चीज़ें नाजरीन जो हैं उन्हें भी याद आ जाएंगी। जिस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब ने वो रूलिंग दी तो उससे पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उठ के खड़े हुए और उन्होंने एक लिखा हुआ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ा। असेंबली में लिखा हुआ पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं पढ़ा जा सकता, ये असेंबली रूल्स की वायलेशन है। ठीक। उसके बाद उन्होंने उसके जवाब में कोई बहस नहीं करवाई, उन्होंने भी एक लिखा हुआ ऑर्डर पढ़ा और उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद उस पर
असद कैसर साहब का नाम था वो भी पुकारा। गोया बग़ैर सोचे समझे कागज़ों पर तहरीर खुद ब खुद नहीं आ गई। मैं ये राय रखता हूँ कि ये एक साजिश तैयार की गई थी और नज़र आ रहा था सब दुनिया को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, और हुकूमत के पास तो इंटेलिजेंस के बेशुमार ज़राए मौजूद होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि कितना नंबर होगा, क्या होगा, कैसे होगा। उन्हें इल्म था इस बात का कि हम ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में डिफीट हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर उस दिन हाउस में नहीं गए, वो अपने घर चले गए। वो जो पेपर पढ़ा गया उस पेपर को पढ़ा ही नहीं जा सकता था, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर उस दिन काउंटिंग होनी थी, और उन्होंने कहा कि मैं इसको रूलिंग देता हूँ। यानी रूलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया गया कि 69 आर्टिकल के तहत स्पीकर की रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन वो स्पीकर की रूलिंग है, डिप्टी स्पीकर की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सराहत के साथ अपनी बात कर दी है। फिर बात आ गई आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 ये कहता है, आपको याद होगा उस वक्त भी हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि वो ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मांगता है आपसे। बिल्कुल। और अगर आप ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस हलफ को लिए हुए हों, हलफ पढ़ा हो कि मैं इस दस्तूर का मुहाफिज हूँगा, इसका दिफा करूँगा, इस पर अमल करूँगा, सिद्के दिल से अमल करूँगा, और आप दोनों काम ना कर रहे हो, आप रियासत से अपनी जो मोहब्बत और अतात का मामला है उससे भी इनराफ कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन की डिसओबीडियंस में भी चले गए हों, और उसके साथ साथ अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हों, जबकि आप पर लाजिम था कि आप आर्टिकल 95 के तहत सिर्फ वहाँ पर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स को पूरा करेंगे, और उसके बगैर आप हाउस को एडजर्न या उसको सेनेसाइड या उसको आप प्रोरोग नहीं कर सकते थे। जितने काम डिप्टी स्पीकर साहब ने किए वो उनके दायरा कार से बाहर थे। आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी थी, आर्टिकल 69 के तहत जो वो बचाना चाहते थे वो भी गैर कानूनी था, वो भी साजिशी था, और 95 की भी वो जो की गई खिलाफ वर्जी वो भी गैर आईनी थी। जब आप गैर आईनी इकदाम करते हैं, सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सबवर्ट करने की कोशिश के लिए एक और आर्टिकल 6 जो है उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। जब मैं अपनी रियासत के साथ वफादार नहीं हूँ तो फिर मैं रियासत का या गद्दार हूँ या उससे मुनरिफ हूँ। अगर मैं मुनरिफ हूँ तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ मुझे उठाना ही नहीं चाहिए, मुझे उसकी असेंबली का रुकन बनना ही नहीं चाहिए, मुझे उसके कवानीन के तहत वहाँ रहना ही नहीं चाहिए, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। अगर मैं मुल्क पर हुक्मरानी करना चाहता हूँ उसी दस्तूर के तहत जो मुझे कुछ चीज़ों पर पाबंद करता है, और फिर साथ ये भी पाबंद कर देता है मेरा ओथ कि मैं कोई चीज़ किसी शख्स को बिला ज़रूरत नहीं बताऊँगा और कोई तफरीक नहीं करूँगा, किसी की हमायत नहीं करूँगा, किसी की खामखा मुखालफत नहीं करूँगा, आप जो कुछ कर रहे हैं वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मुशर्रफ ने क्या किया था? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट तो नहीं किया था, और उसके नतीजे में जो सज़ा है उस सज़ा की मिसाल हमारे पास मौजूद है। अगर हुकूमत ये चाहे, और हुकूमत को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर कानून, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक वज़ीर इत्तलात, साबिक डिप्टी स्पीकर, साबिक स्पीकर, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो साबिक हो चुके हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाए या हाउस से फैसला कराए। जो इजाफी नोट में लिखा गया है कि आर्टिकल 6 कि आप हाउस से फैसला कराएं कि क्या इन लोगों ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की या नहीं की, और क्या ये आर्टिकल 5 के तहत पाबंद हैं कि नहीं है कुछ चीज़ों के, और अगर उसकी भी वायलेशन की हुई है और 95 की भी वायलेशन की हुई है, और उसके बाद आप असेंबली तोड़ देते हैं एक साजिश के तहत। 10 सेकंड के बाद आप स्क्रीन पर आते हैं
और असेंबली तोड़ने के ऐलान पर आप खुशी के साथ इजहार करते हैं और 10 सेकंड के बाद सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत कर देते हैं। ये सब एक सोचा समझा मंसूबा था, बदनीयती पर मुश्तमिल था, और बदनीयती की बुनियाद पर जो अमल किए जाते हैं वो कानून की नज़र में बदनीयत ही होते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि ये साजिश तो कहीं और हुई, साजिश तो इनके यहाँ हुई, साजिश हुकूमत के यहाँ हुई। इन्होंने जिस चीज को पकड़ा और जिसको साजिश कहना शुरू किया, वो अपनी साजिश को छुपाने के लिए एक और साजिश गढ़ने की कोशिश की गई। चलें, ये तो एक आहिस्ता आहिस्ता दुरानी साहब जो सियासी मामलात हैं वो हमें लग रहा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर उसके बाद ये हुकूमत आई, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में PDM की हुकूमत आई, ये अपने आप को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे कि कुछ मुश्किल फ़ैसले इन्होंने किए, माशी फ़ैसले किए, लेकिन IMF के साथ जो मामला था वो बहरहाल अब तय हो गया है। या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए को बेहतर खबर है ये एक? जी शुक्रिया जावेद। इस पर तजिया थोड़ा सा करने से पहले मैं ये कहता जाऊँ कि जो बात को अगर हम जोड़ना चाहें मईशत को और सियासत को, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसमें पहली बात यह कि जो ये ईवान में अरकान असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट की और जजों की और अदालतों की मुदाखलत शुरू करा दी है, मेरे ख्याल में ये ख़ुद हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि सुप्रीम जो आपका ईवान होता है उसकी अगर आप देखें तो आपको अलाउड होता है कमेटियाँ बनाना ऐसी हालात में। तो सुप्रीम कोर्ट तो आप तब जाते हैं जब आप ईवान से कासर हो चुके होते हैं। तो इसके नतीजे में, और इसका मईशत से बहुत सही ताल्लुक़ है कि ये जो IMF का भी फ़ैसला आया है, इसमें आपने देखा कि नंबर 1 ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इसलिए कि इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता एक और भी है, मतलब अगर मैं किसी और चैनल में बैठा हूँ तो मैं ये बताऊँगा कि रास्ता, लेकिन उस रास्ते में थोड़ी कमर कसनी पड़ती है, कोई पेटियाँ कसनी पड़ती हैं, उसमें एक अवाम का एक रुझान, जिसके लिए मेरा ख्याल में ना ये वक्त है मौजू और ना ये टाइम है। ये कोई नई हुकूमत पूरे मैंडेट से आए तब ये अच्छी बात होती है। मेरे ख्याल में जो दूसरा इसका हमें फ़ायदा होगा कि जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान का तकरीबन 50% जो हमारा कर्ज़ा है या हमारा जिसको हम कर्ज़े का पोर्टफोलियो बोलते हैं, वो जो सारा है उसका दारोमदार है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, आलमी बैंक के ऊपर और एशियाई बैंक के ऊपर, और ये तकरीबन 50% पोर्टफोलियो कंट्रोल करते हैं। तो उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे कर्ज़ों का, जिसको हम पेरिस क्लब बोलते हैं, यानी हमारा तमाम जितने कर्ज़ जाते हैं उसमें से तकरीबन 20-21% में से 11%, बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो पेरिस क्लब का है। जैसे ही फंड आएगा तो एक जो लाइन लगती है, उसके बाद पहली सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप चाहें तो आप अपना जाके जो आपके कर्जा जाते हैं उनको रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। मेरा नहीं ज़ाती ख्याल कि इस वक्त रिस्ट्रक्चर कराना, क्योंकि हर तरफ इंटरेस्ट रेट्स जो हैं और सूद की जो शरह है वो मतलब बढ़ रही है। तो लेकिन साथ ही साथ ये जिस तरह आपने चीन का जिक्र किया, आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, आपने कतर का, UAE का, मतलब वो लोग जिनके साथ हमारा आमतौर पर लेन देन चलता रहता है, वो भी अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो उसको आउटराइट पैसे या कोई कर्जा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो अब उनके लिए एक रास्ता खुल जाता है, क्योंकि उनके लिए भी हम इसको कहते हैं कि ये जो ड्यू डिलिजेंस इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है। तो जब IMF का इस तरह लोन बहाल हो जाता है या उनका स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट क्रेडिट बहाल हो जाता है, तो उसमें एक चीज़ तो डेफिनेट है कि बाकियों को एक किस्म का कवर मिल जाता है, रिस्क कम हो जाता है कि भाई अब आप जाइए और पाकिस्तान के साथ आगे बातें करिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यहाँ पे, लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो 2 चीज़ें बड़ी मज़े की उन्होंने की हैं। पहली दफ़ा उन्होंने SOEs यानी हमारे जो हमारे हुकूमती इदारे हैं जिनको हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनको उन्होंने सर फहरिस्त रखा है। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ फ़र्क की है पिछली दफ़ा से कि पहले वो हम तमाम अखराजात में कट लगवाते थे कि भाई इसको कम करें। इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि आपने जो डेवलपमेंट, हमारा एक PSDP होता है जिसको प्लानिंग कमीशन में कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये वो जो कि हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स कहती है उसमें कट नहीं लगाना क्योंकि उसका थ्रो फॉरवर्ड ज़्यादा है। तो ये अमूमन होता ये है कि सबसे पहले PSDP कट होती है और फेडरल मंसूबे जो है वो कट कर दिया। अब इसमें कितना हाथ मिफ्ता साहब का और कितना फ़ंड का है, मैं ये ज़ाहिर तौर पर समझता हूँ कि मिफ्ता और एहसन इकबाल साहब ने अपनी जो विकेट है उसको हमवार किया है। और ये एक लिहाज से अच्छा भी है, इससे जो जितने आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रुकते नहीं हैं,
क्योंकि ये मईशत का पहिया चलाने में PHDP सबसे ज़्यादा नौकरियां जनरेट करता है। इससे आपके बहुत से शोबे 40 से लेके 140, मतलब अगर तमाम से इसका ताल्लुक मतलब जो कंस्ट्रक्शन ही उठा के देख लें तो उसमें 74 इंडस्ट्रियाँ शामिल हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक। अच्छा रफ़ीक रिजवाना साहब, अब दोबारा अगर हम वापस आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से, ये अब ज़ाहिर है पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका जो नुकसान है बहरहाल वो तहरीक इंसाफ के बयानिए को होगा, क्योंकि वो तो यही बातें हर जलसे में यही बातें कही जा रहे हैं, यही बातें कहे जा रहे हैं, लेकिन आज जो है उनका कम से कम ये जो एक चैप्टर है ये तो क्लोज़ हो गया, अब उनको इस हवाले से खामोश हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात पर भी इसके असरात होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए बात यह है कि खान साहब हर बात सबूत की बजाय झूठ पर करते हैं मोस्टली। ये अब साइफर वाली बात जो थी सबूत की बजाय झूठ पर मबनी थी और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज इस फैसले से एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी होगा कि अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया इमरान खान साहब ने कि जो उन्होंने मेरी ये हुकूमत गिराई है। अब उस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप कर दी कि आप गलत कह रहे थे। अब बात यह है कि एक ऐसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अभी बात हो रही थी, जिन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया, उनके खिलाफ क्या है, एक फैसला आ गया है। ये किसी के खिलाफ या किसी के हक में बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हक में फैसला आया है। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या सियासी अदम इस्तेकाम जो खान साहब ने शुरू से फैलाया और वाकई एक साजिश थी, उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से बड़ा लिंक है। और जो लैंडिंग एजेंसीज, फॉरेन लैंडिंग एजेंसीज होती हैं, वो भी देखते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट जो मुल्क को गवर्न कर रही है, वेदर दे आर एबल टू गवर्न इट, तो वो एक अदम एतमाद के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रीबिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो इस हुकूमत ने ली, और हमने, नून लीग ने और बाकी इत्तेहादी जमातों ने सियासत नहीं बचाई बल्कि रियासत बचाई है। तो उनका ये तनकीद भी हुई, बड़े अनपॉपुलर फैसले भी किए, सब कुछ हुआ। मगर ये देखिए कि अगर नीयत साफ हो, इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है, नीयत साफ हो तो रब ताला रास्ते बना देते हैं। तो इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ कि ज़िमनी इंतखाब में जो खान साहब का ये सेल्फ क्रिएटेड नैरेटिव था, उन्होंने आंखें बंद करके, अकल के पर्दे बंद करके उन्होंने अमल किया। उस सारों की सुबकी भी हुई है, उन सारों को पशेमानी हो न, मगर उनके लिए एक बायस शर्मिंदगी भी है। इस पर जितना वो इसको तनकीद करेंगे उतनी ही खराबी पैदा होगी। और ये तकरीर में कहते थे कि मैं तो सर्टिफाइड सादिक और अमीन हूँ। अगर उसी अदालत ने अब कह दिया है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो इसको उनको चाहिए कि अब अकल के नाखून लें, अब इंतशार फैलाने की बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। अब रह गया ज़िमनी इंतखाब के बारे में, इलेक्शन होने से पहले धांधली का नारा लगाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर जो है ना अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। कोई धांधली का सबूत, कोई धांधली की शिकायतें इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक मेरे इतला के मुताबिक कोई ऐसी सीरियस बातें नहीं आई हैं। तो ये एक बयानिया फिर क्रिएट किया जा रहा है जिसके मुताबिक कल को इलेक्शन ये हार जाएं, जिसके चांसेस नजर आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनको बड़ा सियासी धचका पहुंचा है। तो मैं एक अनबायस्ड अपना व्यू दे रहा हूं। तो ये कहेंगे जी कि आज ही कह रहे हैं धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, तो कल को ये इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानेंगे। तो क्या हर वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जीते सिर्फ उसी के नताइज माने जाएंगे? वो 35 पंक्चर वाला और धरना देना मुल्क को कितना नुकसान दिया, उसका क्या असर हुआ? तो अब इनको चाहिए कि मुल्क का मफाद सामने रखें। जरूरी नहीं होता सियासत में इक्तदार मिले। जो इफेक्टिवली बंदा अपोजिशन में रह के काम कर सकता है, वो इक्तदार में बड़ी हर्डल्स होती हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इनको तो इक्तदार के बगैर जरा ही आराम नहीं आता है। और अभी कहते हैं धांधली धांधली धांधली। तो मेरी नजर में ये इलेक्शन के बाद
इंशाल्लाह ये जीत जो है इस तरह होगी कि ये इत्तेहादी जमातें जीतेंगी और हमजा शहबाज जो है फिर वजीर आला मुंतखब होंगे, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ इन्होंने बदअमनी और फैलानी है कि धांधली होगी, हम तो पहले ही कहते थे। तो अब ये सोचना चाहिए कि आखिर ये चाहते क्या हैं, कि इनके हक में रिजल्ट हो, इनके हक में अदालत का फैसला हो, फिर तो पाकिस्तान भी ठीक है। अदम एतमाद हो तो फिर कहते हैं इससे बेहतर तब पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो, और फिर खड़े होके मौलाना बन के और इस्लाम पर दस्त देते हैं, यजीदियत और हुसैनियत का प्रचार करते हैं। तो खुदा के लिए अपने आप को कहां से कहां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात करते करते फिर अपनी मिसाल देते हैं। बस कर दो, पाकिस्तान के साथ ज्यादती मत करो, और जिमनी इलेक्शन में जो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं ले। अब इसका दूसरा पहलू है, फर्ज किया खुदा न खास्ता एज ए पॉलिटिकल वर्कर 40-45 साल के तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं, फर्ज किया हम हार जाते हैं, कोई बात नहीं हम हार जाते हैं तो एक मिसाल है। अगर बंदे कॉन्फिडेंस का इजहार नहीं करते, हम हार जाते हैं तो क्या है? अगर वजीर आला नहीं बनते, हुकूमत नहीं बनती तो नाम बने, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, रिजल्ट को कबूल करें, मुल्क को चलाएं। ये दुरुस्त कह रहे हैं आप कामरान मुर्तज़ा साहब। पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर हुकूमत भी होती है, अपोजिशन भी होती है। कुछ जमातें या एक जमात हुकूमत में होती है, फिर अपोजिशन में होती है। ख़ुद तहरीक इंसाफ ने ये तजर्बा किया है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ये कबूल करने को शायद तैयार नहीं है कि हम अपोजिशन में चले गए हैं और अब हम हुकूमत में नहीं हैं। बजाय इसके कि वो पार्लियामान में आए, पार्लियामानी सियासत करें और एक मस्बत अपोजिशन का रोल अदा करें और हुकूमत के सामने उनकी पॉलिसीज़ पे एक मस्बत तनकीद करें। वो सड़कों पर हैं और मान नहीं रहे। फिर यही जमात अगर हुकूमत में होती है तो आइन और कानून होता है, और जब हुकूमत में ना हो तो फिर आइन और कानून ना हो। यानी आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अपोजिशन भी कुछ चीज़ है। देखिए, ये अना का मारा हुआ शख्स है, और वो अना का मारा हुआ शख्स वो इस हद तक चला जाता है कि जब तहरीक पे एतमाद आ जाती है तो उसको बिल्डोज करने के लिए वो काम करता है कि जो कहीं भी जो है ना जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी शख्स जो थोड़ी सी फहम रखता है या थोड़ी सी भी जमहूरियत की शद्दत रखता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वाना का शख्स इस हद तक चला जाता है कि एक खातून को हफ्तों के हिसाब से अपने पास प्राइम मिनिस्टर हाउस में या बनी गाला में रिस्टेन करता है, उसको रोक के रखता है, और उसके नतीजे में ब्लैकमेलिंग का जो ना मटीरियल इकट्ठा करता है, वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कभी आपने कभी दूसरे किसी मुल्क में सुना है? और कम से कम मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक जो है ना ये बात जो है ना वो ये जो तैयबा गुल वाली ये बात है, मेरा ख्याल है कि अभी तक जो है ना इसका कोई शायद रिबटल कम से कम मेरे नज़र से अभी तक नहीं गुजरा कि जहाँ पे उसका कोई उसको रिबट किया हो। तो जिस मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इस हद तक जो है ना वो चला जाए, और सिर्फ इसलिए कि वो उस वक्त की अपोजिशन को इस तरह से किसी के जरिए जो ना उसने ब्लैकमेल करना हो, और वो ब्लैकमेल करने के लिए बजाते खुद एक ब्लैकमेलिंग का एक तरीका वजह करे, और फिर वो जो तरीका वजह किया गया फिर उसको खुद जो है ना वो टीवी तक जो है ना वो किसी एक चैनल तक जो है ना वो मामले को पहुंचाया जाए, तो आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? आप समझते हैं कि उसके जरिए पाकिस्तान में कोई जमहूरियत तरक्की करेगी? आप समझते हैं कि कहीं उसके नतीजे में कोई मुल्क में जो है ना वो कानून की अमलदारी जो ना अमल में आएगी और उसके नतीजे में जो है ना मुल्क तरक्की करेगा? ये तो एक मतलब कोई छोटे से छोटा आदमी भी जो है ना इस तरह की बातें नहीं सोच सकता कि इस तरह से कोई किसी की अगर कोई शिकायत है किसी के बारे में और उसके बाद जो है ना वो मटीरियल इकट्ठा किया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आदमी, आप सोचिए जरा, इसके ऊपर जरा गौर करिए कि प्राइम मिनिस्टर का लेवल का आदमी यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो ये हरकत कर रहा है, और उसके साथ जो शरीक जुर्म है वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, यानी वो भी जो है ना वो पाकिस्तान की जो आला ग्रेड्स में कोई शख्स हो सकता है वो सिविल सर्विस में, वो उसका शरीक जुर्म है, और वो उसको रोके रखते हैं अपने पास रोके रखते हैं, और कई हफ्तों तक जो है ना उसको और उसके शोहर को रोके रखा जाता है, तमाम मटीरियल इकट्ठा किया जाता है। मीनवाइल जो है ना उस मटीरियल को जो है वो पब्लिक भी करवाया जाता है। तो ये जहनियत देख लीजिए, उस जहनियत को देखने के बाद जो है वो जो कुछ कर रहे हैं वो उसके ऊपर जरा गौर करिए। और फिर एक और इसका एंगल ले लीजिए, यानी पंजाब में जो है, पंजाब में पहले कई हफ्ते जो है ना वो आपका 52% 53% जो है ना एक आबादी का जो सूबा है उसमें 52 उसमें जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं आने दी पंजाब में।
पहले 2-3 हफ्ते उस तरह से गुजार लिए, फिर उसके बाद अब जो ना फिर जो ना अगेन जो है ना वो कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ आपके सदर साहब हैं, वो भी यही हरकत कर रहे हैं। आपके एक सूबे के चीफ मिनिस्टर है, वो ये हरकत कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि मतलब ठीक है, हुकूमतें चली जाती हैं, ये कौन सी बुरी बात है? ये होता है। आप बहुत अच्छे आदमी हो सकते थे, आपसे बहुत अच्छे लोगों से, इनसे भी अच्छे लोगों से हुकूमतें गई होंगी, मगर चली जाती हैं। लोग पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही या जो उसका तरीकाकार है दस्तूर में दर्ज, वो तरीके के मुताबिक आप हुकूमत चलाने के काबिल नहीं रहे, आप छोड़ गए। मगर उसके नतीजे में क्या कर रहे हैं, या उससे पहले क्या कर रहे हैं, या उससे बाद में क्या कर रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि जो मिजरीज हैं हमारी, क्या उसकी जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है? क्या इससे पहले हुकूमत को या उसके बाद जब उनकी हुकूमत पुराने वालों की जब चली गई और उसके नतीजे में जो जिस तरह से जो है ना मुल्क को जिस तरह से जो है ना धकेला गया अंदर की तरफ, आप इनको जिम्मेदार नहीं समझते? तो आप जब भी थोड़ा सा गौर करेंगे या कोई पढ़े लिखे लोग, कोई दानिश्वर इस पे बैठेंगे और इसके ऊपर जो है ना उनकी तवज्जो होगी, तो वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इस मुल्क को जानबूझ के खराबी की तरफ धकेला जा रहा है और उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो दस्तूरी ओहदों पे इस वक्त बुरा जमान है। और अगर सूरत हाल ये हो तो फिर मुल्कों का फिर अल्लाह हाफिज हो जाता। ठीक। चौधरी साहब, आप बताइए कि एक तो ये जो फैसला आया और उसमें जो कहा गया कि ये जो रूलिंग थी ये भी गैर आइनी थी, फिर इसके नतीजे में जो इक़दामात थे वो भी गैर आइनी थे, और वो मामला अब सदर तक पहुंचता है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने उनके इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया है। कुछ आपको लगता है कि कोई एक अखलाकी बाइंडिंग भी होती है, मामलात इस तरफ ये सोच रखते हैं कि ये क्या किया है हमने आइन के साथ? और फिर ये पंजाब में जो कुछ आपने देखा है गुज़िश्ता कुछ अरसे में, ऐसा पहले कभी हुआ? तो अप्रैल से ये राय रखता हूँ, आपके पास कह के भी गया था कि प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट होनी चाहिए। और अगर अब हमजा जीत जाते हैं, जिसका इम्कान है कि वो कंफर्टेबली अपनी हुकूमत को बचा लेंगे, तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो ये तमाम ज़िम्मेदारान जिनके खिलाफ आर्टिकल 5 की दफ़ा लग सकती है या जिन्होंने उसको वायलेट किया है, जिन्होंने नज़रअंदाज किया है, जिन्होंने उसको रद्द किया और 6 की जद में आ गए हैं, उन पर तो एक अलग से मुकदमा चले ही चले। लेकिन चूँकि सदर पाकिस्तान को एक इम्यूनिटी हासिल होती है कि उसके एक्ट पर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, लिहाजा इम्पीचमेंट तो हो सकती है। और इम्पीचमेंट के लिए डिफेक्शन नहीं लगेगी। उनकी अपनी पार्टी के जो लोग अंदर मौजूद हैं और वो लोग जो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, उन लोगों को अगर कन्विंस कर लिया जाए कि आइए मुल्क और कौम के लिए और इस सूरत हाल को बचाने के लिए और मुस्तकबिल का रास्ता जो है ऐसी चीज़ों के लिए बंद करने के लिए, जैसे इस इख्तलाफी नोट में भी आया है कि ख़ुद पार्लियामेंट ये फैसला करे और सोचे कि वह इसका इदराक कैसे कर सकती है कि ऐसा कुछ और ना हो, तो फिर सदर के बारे में इम्पीचमेंट के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। और अगर वो इम्पीच हो जाएंगे तो फिर वो सिर्फ जाके लोगों के दांत ठीक करेंगे या लोगों को दांत काटेंगे और कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो ये राय है कि इस पे कोई लिहाज बड़ा पेचीदा देखें, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ सकता है, परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाई जा सकती है और बेशुमार लोगों को एबडो के तहत बंद किया जा सकता था। पाकिस्तान का कौन सा वज़ीर आज़म ऐसा था जिसके साथ कोई अच्छा सलूक हुआ? मुझे तो नहीं याद। शौकत अजीज़ ही चला गया आराम से मुल्क से बाहर। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के साथ भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, किसी का नाम ले लें। तो अगर वो सब माजी में ही हो सकता है तो वो इसलिए नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती हुई चीज़ें हुई। तो अब इसको रिवर्स कर लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप पर और मुझ पर आर्टिकल 5 के तहत फ़र्ज़ है, पाबंदी है कि हम उसको बचाएंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। और हमारे मुल्क का एक ही पेपर है ना जिस पर हम सब ने इत्तफाक किया, जो आपके और मेरे और रियासत के दरमियान एक मुआहदा है, जो इमरानी मुआहदा है, वो दस्तूर पाकिस्तान है। अगर हम दस्तूर पाकिस्तान को भी उठाकर कहीं साइड पर रख दें तो फिर हमारा इत्तफाक किस चीज़ पर होगा? सदर पाकिस्तान ने भी आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, उन्हें भी चाहिए कि वो आज रात उस हलफ को दोबारा पढ़ें और कौम से माफ़ी भी मांगे कि मुझसे गलत हुआ और इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। ठीक है, ठीक। ये कामरान मुर्तज़ा साहब, ये इम्पीचमेंट वाला मामला सामने आया, आज राना सनाउल्लाह साहब ने मुतालबा भी किया इस्तीफ़े का। क्या आप कानूनी
जो एक पोजीशन बनती है वो क्या हो सकती है कि अगर आप सदर मुमलिकत को इस्तीफ़े की बात करते हैं या उनको इम्पीच करते हैं? उसमें ऐसा है कि इम्पीचमेंट तो अब मटेरियल तो इकट्ठा हो गया। मटेरियल में जो ना एक वन ऑफ दी जो लिंक उसकी है वो ये है कि आज की जजमेंट भी है, इसको उसके ऊपर मोरे तस्दीक सबत हो गई। यानी एक शख्स जो सदर पाकिस्तान के ओहदे पे बैठा हुआ है और उसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग इतनी है, बाकी तो वो बाकी मामला तो वो कहता है मैं तो जानता हूँ कि मैं दस्तखत नहीं करूँगा, इसके बावजूद भी कानून बन जाएगा, मगर मैं इसके बावजूद दस्तखत नहीं करता। उनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग एक शख्स की अगर इतनी हो तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको इस ओहदे पे, इस मोहतरम ओहदे पे, इस मुकद्दस ओहदे पे बैठे रहने का कोई हक नहीं रहता। उनको घर जाना चाहिए। गो के इस सिलसिले में अगर फर्ज करिए कि हम इम्पीचमेंट में जाते हैं तो इस वक्त लीगल डिफ़िकल्टी हैं। लीगल डिफ़िकल्टी में आपको जो है ना वो उसमें एक तो उनके खिलाफ उसी तरह से चार्ज आएगा। इम्पीचमेंट जो है ना उसको बाकायदा इंक्वायर करती है पार्लियामेंट उसका, क्योंकि सदर को लाना तो शायद आसान होता है मगर भिजवाना निस्बतन मुश्किल होता है। और फिर इसमें बहुत सारे लोग जब रिज़ाइन करके जा चुके हों या रिज़ाइन उनका अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो हाउस में आने से इनकारी हों तो भी जो है ना वो जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसमें इस मामले को देखना होगा, मगर इखलाकी तौर पे अब इस बात का जवाब नहीं रहता कि वो मुसलसल इस ओहदे पे बैठे। आपके सामने दो मिसालें मैंने दे दी। एक तरफ तो ये कि पार्लियामान ने एक दफ़ा उनके पास जो है ना वो बिल भिजवाया और उन्होंने साइन नहीं किया, वो उनका हक था, और जब दूसरी दफ़ा जॉइंट सिटिंग के नतीजे में भिजवाया तो उन्होंने तब भी साइन नहीं किया। ये एक शख्स का जो दस्तूरी ओहदे पे बैठा ये उसका कंडक्ट है, तो इसको कंडक्ट को मिसकंडक्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता। और दूसरा ये जो है ना ये आज की जजमेंट और इसके हवाले से इनका किरदार, तो इन सब चीज़ों को नज़र रख के मटीरियल इस वक्त मौजूद है। अब रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की बात है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो है ना दोनों हाउसेज की जो मिला के देख लें वो उसमें अगर बनती है तो मेरा ख्याल है कि इम्पीचमेंट के लिए मटीरियल मौजूद है, सिर्फ तादाद आपने चेक करना। चलें ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन ज़रा जल्दी से बताइएगा कि वक्त कम है। गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथी कह रहे हैं, जिस तरह वो जजों के बारे में और जर्नलों के बारे में गुफ्तगू आज भी की है उन्होंने, ये मुल्क में बगावत फैलाने के बराबर है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तौहीन अदालत का मामला भी वो साथ लेकर चल रहे हैं। जिस तरह जजों को पुकार रहे हैं और फिर जिस तरह वो बगावत की बात ही नहीं कर रहे, वो एक इनकलाब की और खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं और उसके लिए वो रास्ता दिखा रहे हैं श्रीलंका का में। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल वो तो साबित हो गया, वो साबित हो गया। और वो बात भी उस सारे मामले में शामिल कर ली जाए कि पीटीआई इस मुल्क के साथ करना क्या चाहती है, और अगर वो इंतखाब हार गए तो वो एजिटेशन में जाएंगे और खून खराबा करेंगे। ठीक है, अगर फिर वो नहीं मानेंगे जैसे वो कह रहे हैं। चले ठीक है दुरानी साहब, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आज हमें कुछ एक रिलीफ की खबर ये मिलने जा रही है कि ज़ाहिर है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है और शायद वज़ीर आज़म साहब आज ऐलान भी करेंगे कि पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की जा रही है। तो कुछ तो अच्छी खबरें मिल रही हैं ना हमें कुछ? जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, ये अभी आपको याद है आज ही से एक हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम किया था कि वो पेट्रोल की प्राइस 300 तक चली जाएगी। तो मैं इस सारी प्राइस के उतार चढ़ाव को उसी तरह देख रहा हूँ कि इस वक्त जो जब से पेंडेमिक है, कोरोना के बाद से मईशत का पहिया बैनुल अक़वामी सतह पे और हमारे नेशनल यानी अवामी सतह पे अगर इसको आप देखें तो ये एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, यानी इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सप्लाई, हम एक उसको वैल्यू चेन कहते हैं जिसमें सप्लाई होती है, कुछ शिप में पड़ जाता है, कहीं से मादनियात निकलते हैं, कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इसके बहुत से हिस्से होते हैं सप्लाई चेन के। तो ये जो आपको रोज़ाना ब्रेंट की प्राइस के बारे में लोग आपको बहुत एक्साइट कर देते हैं कि आज गिरा दो, आज चढ़ा दो, आज अच्छा है, ये फ्यूचर्स की हो रही होती है, ये फ्यूचर्स की हो रही है, ये गेम फ्यूचर्स की है, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे उस दिन बनाने होते हैं, वो इसको गिरवाते हैं। असल में ये इसकी जो एवरेज प्राइस या औसत प्राइस कहाँ पे जाके कीमत रुकेगी, इसका अभी हम कोई तज्जिया नहीं कर सकते। यानी मेरे ख्याल में इस पर 60 पे जाने का और 300 पे जाने का दोनों का 50-50% चांस है, अगर आप सीधी तरह पूछें। क्योंकि हर वो बंदा जो आर्ग्यू करता है कि बढ़ेगी, उतनी ही आर्ग्यूमेंट आपको मिलती है कि भाई ये आप कम होगा। अच्छा, तो इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर मिफ्ता साहब का दिल खोल के देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो ये पेट्रोल की कीमत कतई गिराना नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल की कीमत अचानक गिराना
और हमारी गवर्नेंस, यानी इन्होंने जो बात की थी अभी कि इस वक्त एक मुल्क का निज़ाम जो है वो इंतशार, यानी अगर मैं IMF हूँ तो मैं कहूँगा यार तुम्हारा तो जो हुकूमती निज़ाम है, जो हुकूमत का ढांचा है, वही इंतशार का शिकार है। ठीक है ना, तो मतलब कोई तो जब तक स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो जब ठीक है सियासी इंतशार थोड़ा बहुत जो पाया जा रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक पाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बनने तो लगेगा, और कुछ ना हुआ तो इसी तरह चलते चलते अगले इलेक्शन आ जाएंगे। लेकिन जो आपके जो इसको मुआशी फ़ैसले होते हैं, मईशत के फ़ैसले हैं, उसमें उतार चढ़ाव ना करें। यानी ये दो चीज़ें ना आपके हाथ के अंदर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये IMF के अंदर की, और जो इस वक्त क्योंकि वहाँ गवर्नेंस पे बहुत डिस्कशन होती है और लोग कहते हैं ये उनका राइट नहीं है। भाई राइट कैसे नहीं है? मतलब आप अगर पहली दफ़ा सोचना आपने कर्जा लेना उनसे, और जिस तरह आप गाड़ी लेने जाते हैं तो वो आपको कहते हैं अच्छा आप ये वाली गाड़ी ले लें, ये ना लें, फिर वो आपकी हैसियत देखते हैं, आपकी पेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें सबसे बड़ी मज़े की चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो अपोजिशन है नहीं, तो सीधी सी बात है कि IMF को ये पता नहीं लग सकता कि कौन से इकदाम जो हैं वो सेल थ्रू हो सकते हैं, यानी वो पार्लियामेंट से पास हो सकते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ, अभी मतलब अपोजिशन ना करना, अपोजिशन में ना बैठ के आपने पाकिस्तान की जड़ें जो हैं उनको आपने झंझोड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त आप 2/3 ऐवान वाले फ़ैसले जो हैं वो तमाम फ़ैसले करने से आप कासिर हैं, ठीक है, जबकि यही वो वक्त है अपॉर्चुनिटी का जब अगर वो अपोजिशन में बैठते तो हम ये कर सकते। साथ ही साथ एक जो अच्छा वो लेकिन तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन बैठ नहीं, वो मैं यही आ रहा था, ले रहे हैं, वो बैठ नहीं रहे पार्लियामेंट के अंदर। है कि तनख्वाह भी हो रही है और इनकी तनख्वाहें कम नहीं होती, इनके तनख्वाहें भी होती हैं, अलाउंस भी होते हैं, पेट्रोल का भी होता है। तो एक तरफ हम IMF को बेफ्ता जाके कह रहे हैं कि जी हम लोग जो हैं हम ये अपनी जो है पेटी कसेंगे, हुकूमत का खर्चा कम करेंगे, और सबसे ज़्यादा तो जो लोग शोर मचा रहे हैं उनको, अब वो बात अखलाकियात पे आ जाती है ना, और मैं अगर जो तीनों भाई हैं उनसे ही कहूँगा कि एक चीज़ जिस पे मेरे सबसे इख्तलाफ है, इनकी मैंने आराम से गुफ्तगू सुनी है कि अखलाकियात का ना इधर ख्याल है ना उधर ख्याल है, यानी किसी तरफ सियासत मुझे अखलाकियात का ख्याल नज़र नहीं आता है। तो अभी इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब ये थोड़ा बहुत ये हमें कर देना चाहिए कि बजाय हमारा फोकस इस आखिरी जो साल है, बजाय इसके कि ये लड़ाई आगे पीछे हो, ज़िमनी इंतखाबात में आप देखेंगे फिर एक और इंतशार की, मतलब अगर इसको एक गेम थ्योरी प्ले करना चाहते हैं, जिस तरह भाइयों ने बोला, इन्होंने तो सियासी बयान दिया, मैं इसको एक मुआशी तरीके से देखता हूँ कि ये गेम थ्योरी जिस तरफ भी जाए, और मेरे ख्याल में मुर्तज़ा साहब ने ये बात नहीं रफ़ीक रजवाना साहब ने की थी, भाई देखिए उन्होंने कहा कि हम मान लेंगे कि इलेक्शन हम अगर हार भी जाते हैं तो बस तरीका ये है कि इस वक्त वो जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो इस्तेहकाम चाहिए मुल्क को, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम एक सियासी दानाई से काम लें। और मेरा तो मशवरा PTI को, पुराने प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे पिछले, उनको ये कहूँगा कि आप जज्बात की बजाय थोड़ा बहुत वापस पार्लियामेंट में बैठें। मतलब ये इसके बगैर इस्तेहकाम नहीं हो सकता। और ये IMF की और ये जो बाकी हम मुल्कों को देख रहे हैं, यानी चीन हमारा जितना मर्जी दोस्त हो, जब तक हमारा ऐवान पूरा नहीं होता और अपोजिशन नहीं होती, वो हमें उसे पता है हमारा इंतज़ाम ही नहीं चल सकता। अच्छा, ये अब ऑयल प्राइसेस की आपने बात की कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। जो बाइडन जो हैं वो पहुँचे हैं, अभी कुछ देर पहले वो इजराइल पहुँचे हैं, मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, और तवक्को की जा रही है कि वो ऑयल की पैदावार बढ़ाने के हवाले से भी आपको लगता है कि कुछ बात हो सकती है, उससे भी ज़रा इम्पैक्ट आ सकता है? जी जी, सऊदी अरब का जो है ना, ये एक बहुत मज़े का आपने सवाल पूछा और मैं जल्दी जल्दी इसका जवाब देता हूँ। सऊदी अरब नंबर 1, जिस तरह ईरान और जिस तरह सऊदी अरब, इन दोनों का एक मसला है। सऊदी अरब अगर बहुत खींचतान भी ले, और आपने अरामको का पिछले दफ़ा उनकी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, वो 1 मिलियन बैरल से ज़्यादा और आगे इजाफा नहीं कर सकता एडिशनल, ठीक है ना, यानी इजाफी। और ईरान जो है वो भी तकरीबन उसी उसमें बैठा हुआ, उनका भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का वो ज़रा पुराना हो गया है। लेकिन इसमें जो सबसे मज़े का पहलू है, अगर मुआशी तौर पे, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये था कि अगर हम थोड़ा सा जज्बे में ईरान के साथ इस दौरान में यूक्रेन के बाद थोड़े से समझौते करके कम से कम EP का IP ही बना लेते, जो कि तकरीबन 400-600 किलोमीटर की पाइपलाइन है, तो हम कम से कम कुछ वहाँ से ईंधन लेने के काबिल होते, ठीक है। क्योंकि अगर वो आगे और ईरान पे सैंक्शंस और उनकी जो कि उन्होंने वहाँ बयानियाँ दे दिए हैं कि ईरान के अंदर जाके भी उन्हें मारा जा सकता है, तो मेरा नहीं ज़ाती ख्याल कि सऊदी अरब इसके बारे में ना इधर की बात करेगा ना उधर की, वो तो बैठ के सलाम करके हाथ पे मतलब मिला के चले जाएंगे बाइडन साहब, ठीक है। और MBS का भी जो इस वक्त उनके जो हैं, जो एक्चुअली कार फरमा हैं, उन्होंने भी अपने यही मैसेज देना है कि भाई हम देख रहे हैं, वो वेट एंड सी वाले मोड में, क्योंकि उनके तमाम मसाइल जो हैं वो अपनी जगह फिर से ठीक हो रहे हैं। क्योंकि तेल की कीमत जब तक 60 से ऊपर रहती है, सऊदी अरेबिया, रशिया, ये सारे लोग जो हैं ये खुश रहते हैं। ठीक है।
और लेकिन अगले चंद एक महीने में आपको पाकिस्तान की मईशत बेहतर नज़र आ रही है, अब से 3 महीने अब कर लें? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि हम अगर सिर्फ इतना करें कि हमारे जो कारखाने चल पड़े थे उनकी गैस बंद ना करें, ये मैं एक वाइड अपील कर रहा हूँ बिल्कुल कि उनकी सिर्फ गैस बंद। हमारे 75% जो हमारे एक्सपोर्टेड कारखाने हैं वो गैस से बिजली बनाते हैं वो, और लेकिन वो गैस जो है वो 8% टोटल हमारी जो गैस की खपत है उसके बराबर है। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कुछ घरों वालों को तंग कर दें, लेकिन उनको चलने दें। अगर हमने अपना एक्सपोर्ट्स यानी जो हमारी जो है ना उनको अगर हमने जारी रखा बिल्कुल ठीक, तो फिर इंशाल्लाह मईशत जगह पे रह सकती है। वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वो लेकिन गैस के साथ मैं जो कहता हूँ कि जो जिस मोमेंटम से चल रहे हैं बिल्कुल ना सही, वो मोमेंटम अभी रुका नहीं है। हालांकि ये पिछले 3 महीने में लोग सोच रहे थे क्योंकि वो पहिया चलने में 2.5-3 साल लगे, और अब वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं उसमें गैस और बिजली की कनेक्शंस और जो सनतकार हैं इनके साथ खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। और जाहिर है कि पिछली हुकूमत ने वो LNG के हवाले से कुछ सुस्त फैसले किए जिसकी वजह से आज हमें ये सारी सूरत हाल का सामना है। लोड शेडिंग हो गई, गैस की किल्लत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़फ़र दुरानी साहब, अजीम चौधरी साहब, रफ़ीक रिजवाना साहब आपने हम किया, जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। ये ज़ाहिर है कि फ़ैसले हुकूमत ने लेने होते हैं। माशी लिहाज से अब हमें कुछ बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं, और जैसे दुरानी साहब फरमा रहे थे कि अगले चंद महीनों में कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है कि मईशत की बेहतरी के लिए जो सियासी इस्तेहकाम है मुल्क में वो बहुत ज़रूरी है, और ये सियासी इस्तेहकाम न सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है बल्कि इसके साथ साथ अपोजिशन का भी अपना एक किरदार होता है, उसे भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।